नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है और इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप लोग इससे परिचित भी होंगे कि दरअसल आपका जो यूपी पीसीएस का जो है फॉर्म है वो आ चुका है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी हो गया और जो है 20 फरवरी से आपका फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो गया, यानी कि अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में क्या है कि कई सारी भ्रांतियां हैं, कई सारे कंफ्यूजन है फॉर्म को फिल करने में। नोटिफिकेशन कई बार लोग नहीं पढ़ पाते हैं सही से, या उसमें जो दी गई बातें होती है उसको ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं। ओटीआर नंबर क्या होता है, ओटीआर नंबर कैसे प्राप्त करें, है ना, ओटीआर में क्या कुछ चाहिए होता है। तो ये कुछ बेसिक जो चीजें हैं ये कंफ्यूज हमें करती हैं। हमारी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, इसके अलावा क्वालिफिकेशन में हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो ये कई सारे मुद्दे होते हैं जिन पर हमें कंफ्यूजन होता है। तो आज हम एक एक करके इन मुद्दों पर बात करेंगे। तो आज हमारा जो मेन कंटेंट है वीडियो का वो ये है कि हमें फॉर्म कैसे फिल करना है और ओटीआर नंबर जो आपका आप भूल गए हैं उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे या ओटीआर कैसे करेंगे, और एज लिमिट और क्या कहते हैं कौन से पद हैं इस बार खासकर, ठीक है। हालांकि पदों के बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से पद इस बार सम्मिलित किए गए हैं, कौन कौन से पद नहीं है, क्या कुछ उनकी क्वालिफिकेशन होती है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज खास जो हमारा वीडियो होने वाला है वो इस पर होने वाला है कि भाई फॉर्म कैसे फिल करें और ओटीआर नंबर में की जो जानकारी होती है, ओटीआर नंबर भूल गए हैं या ओटीआर करना है तो कैसे कैसे हमें उस पर काम करना है, ठीक है। तो बिना देरी के आप लोग जो है अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए। अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप जो है तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिएगा या फिर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं कि आप लोग नोटिफिकेशन दरअसल डिटेल्स में आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और अगर मैं वेबसाइट की बात करता हूं तो गूगल पे आप लोग डालिएगा uppsc.up.nic.in। आप इस जो है को अपने गूगल क्रोम पे या जहां भी आप खोलते होंगे अपने साइट को वहां पर आप डालिएगा और पीसीएस की साइट पे आप जाइएगा, वहीं पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। या फिर सरकारी रिजल्ट.com एक वेबसाइट है, आप सभी लोग परिचित होंगे निश्चित तौर पर, वहां से भी आपको नोटिफिकेशन दरअसल मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर डिकोड एग्जाम का जो हमारा डिकोड वो है टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पर भी आपको एप्लीकेशन पर हमारे जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप ये बात ध्यान दीजिएगा, फॉर्म कैसे फिल करना है कैसे नहीं फिल करना है ये अलग बात होगी, लेकिन अब आप जानो कि आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया। और जो सबसे बड़ी दिक्कत करता है वो करता है अंतिम तिथि। ये एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल होने की, वो फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट क्या है आपका 24/3 यानी कि 24 मार्च 2025 डेट। अंतिम डेट का इंतजार आपको नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्म पहले ही फिल कर देना, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होने वाली है, डैम श्योर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग कुछ कुछ बातों पर बात करते हैं। सबसे पहले वे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर पहले किया हुआ है कि भाई उनका ओटीआर ठीक, एक तो पहले जिन्होंने कर लिया होगा, एक ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने पहले ओटीआर अभी तक नहीं किया होगा, कोई भी फॉर्म नहीं फिल किया होगा। ओटीआर जिसको हम लोग वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, यानी कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया साइट पर पीसीएस के, उसके बाद आपको ओटीआर नहीं करना पड़ेगा, बार बार आपको रजिस्ट्रेशन बाकी बेसिक जो चीजें होती हैं फॉर्म की वो नहीं फिल करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने पहले ओटीआर पहले पीसीएस के साइट पर किया होगा उनके पास ऑलरेडी ओटीआर नंबर होगा, तो उन अभ्यर्थियों को ओटीआर अब नहीं करना है। यह बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, उनको बार बार ओटीआर, अगर कभी भी आपने किसी भी एग्जाम का फॉर्म आपने फिल किया होगा पीसीएस पे की साइट पर, यानी कि लोक सेवा आयोग का, यदि आपने कभी भी कोई फॉर्म फिल किया होगा उस समय आपने ओटीआर किया होगा, तो उस समय का जो ओटीआर नंबर होगा वही आपको अपने फॉर्म में फिल करना है। आपको ओटीआर इस बार आप दोबारा नहीं करना है। एक वह अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने अभी तक पीसीएस का कोई फॉर्म फिल नहीं किया होगा, यानी कि उन्होंने अभी तक शायद ओटीआर नहीं किया होगा, उन लोगों को ओटीआर करना पड़ेगा। और ओटीआर की एक लंबी प्रोसेस है, टाइम लगता है। जब आप ओटीआर कर लेंगे तो ओटीआर करने के 72 घंटे बाद यानी कि 72 आवर के बाद जो है आपका फॉर्म जो है फिल होगा। यह बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दे दीजिएगा। पता चले कि आप अंतिम दिन का वेट कर रहे हैं 24 तारीख का, ठीक है, कि भाई हम 24 तारीख को फॉर्म फिल करेंगे, ओटीआर करेंगे। अब आप सोचो कि हम क्या कहते हैं 22-23 में करेंगे, तो अगर आप 22-23 में अगर आपने फॉर्म फिल किया, 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है और ओटीआर करने के 72 घंटे बाद आपका फॉर्म फिल होगा, यानी कि 3 दिन बाद, 24 या 72,
3 दिन बाद, 3 डेज बाद। तो अब आप बताइए कि 3 दिन बाद आप कैसे कर पाएंगे? अगर 24 को ही ओटीआर करेंगे तो कैसे फिर आपका फॉर्म फिल होगा? नहीं होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ओटीआर अभी तक नहीं किया तो सबसे पहला काम आपको ओटीआर करना है, और अगर आपका ओटीआर होगा तो ओटीआर नंबर फिल करिएगा, आपकी बेसिक जानकारी खुल जाएगी और अपना फॉर्म जो है सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन लेट नहीं करना, नहीं तो सेंटर भी इधर हो जाएगा और आपको सर्वर बिजी होने का भी खतरा रहेगा, आपका फॉर्म जल्दी सबमिट नहीं होगा। तो यह बात भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ कुछ नोटिफिकेशन के आधार पर हम लोग कुछ कुछ चीजों को यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आप जो है यहां पर क्या करें, वेबसाइट पर आप डाल दें, अपनी वेबसाइट डाल दें, ठीक है। कौन सी? uppsc.up.nic.in, ये डालेंगे तो यूपीपीसीएस की साइट ओपन हो जाएगी, वहां पर एडवर्टाइजमेंट लिखा रहेगा, एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करिएगा, वहां पर एक एक स्टेप आगे बढ़िएगा, आपका फॉर्म जो है होना शुरू हो जाएगा। या फिर आप सरकारी रिजल्ट.com जो वेबसाइट है वहां पर क्लिक करिएगा, वहां पर भी नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा वहां से, और वहां पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां पर क्लिक करिएगा तो वो भी सीधे आपको वेबसाइट पर आपको जाकर के वहां पर वो छोड़ देगा, ठीक है। चलिए, तो ओटीआर नंबर वाली जो दिक्कत मुझे लग रहा है आपको हो रही होगी, वो अब समझ में आ गई कि भाई ओटीआर हमें करना पड़ेगा। ओटीआर जब आप करेंगे, ध्यान रखिएगा, आपकी जितनी भी बेसिक जानकारी है, आपका डीओबी, आपके फादर नेम, मदर नेम, आपका नाम, आपकी मार्कशीट का जो भी स्कैन कॉपी होती है वो सब लगेगी आपकी स्कैन करके। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेके जाइएगा साथ में, ताकि आप एक एक इंफॉर्मेशन जो है आप वहां पर फिल करें। जो भी बेसिक जानकारी 10th लेवल से लेकर के आपने जहां तक किया हुआ है वो सारी जानकारियां आप लोग फिल करिएगा। एक बात महत्वपूर्ण यह है कि अगर हम लोग एज लिमिट की इसकी बात कर देंगे पीसीएस की, तो एज लिमिट क्या है? 21 साल है, न्यूनतम 21 साल है और अधिकतम कितनी है? 40 साल है। अब इस 40 साल में लोगों को जो है अपर एज लिमिट का फायदा भी मिलता है, जैसे कुछ राज्य सरकार के कर्मचारी हो गए, कुछ रिजर्व कैटेगरी के लोग हो गए, तो उनको फायदा मिलता है, उनकी एज बढ़ जाती है वहां पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन न्यूनतम 21 साल, और ये न्यूनतम जो 21 साल है, ये आपका जो अंतिम तिथि होती है नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म फिल करने की, उस तिथि तक आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया होता है वह क्वालिफिकेशन आपकी पूर्ण होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस बात का। आप अपेयरिंग में फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके सभी योग्यताएं जो हैं आप धारित करते हो अंतिम तिथि के पहले तक। यह बात आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, यह विशेष तौर पर आपको फोकस करना है इस बात के लिए, ठीक है। चलिए, कोई भी गलत जानकारी नहीं फिल करिएगा, नहीं तो बाद में आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, आप पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी फर्जी दस्तावेज आपको नहीं लगाना है, यह बात भी आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। आजकल एजेंसियां बहुत चौकन्नी हो गई हैं, और कहीं भी अगर आप फर्जी वाला निकलता है, आप न सिर्फ डिबार कर दिए जाएंगे आयोग से, बल्कि आप पर जो है कार्रवाई भी की जाएगी, कठिन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कठोर। चलिए, तो आप लोग क्या करना है आपको कि भैया डेट देख लेनी कि 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गया, 24 तक आपका फॉर्म चलेगा, ठीक है। और आप लोग को क्या काम करना है कि पहले आपको साइट पर जाना है, फिर उसके बाद आपको जो है क्या करना है, आपको जो है एडवर्टाइजमेंट पे जाना है, फिर वहां पे आपको यूजर इंस्ट्रक्शन आएगा, व्यू एडवर्टाइजमेंट आएगा, अप्लाई करने आएगा। अप्लाई पे आप क्लिक कर लीजिएगा। अप्लाई जब आप करेंगे तो वहां पर आपके सामने 2 चीजें आएंगी। एक आपके सामने आएगा ओटीआर, अगर आपके पास है तो ओटीआर पे है पर क्लिक, यस पर क्लिक करिएगा, ओटीआर नंबर डालिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, आपका फॉर्म सीधे फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ओटीआर नंबर नहीं होगा तो नो पे क्लिक करिएगा, गो पे क्लिक करिएगा, सीधे वेबसाइट पर आपको ओटीआर नंबर भरने वाली पेज पर आपको छोड़ देगा कि भैया अब आप यहां पर ओटीआर करें। वहां पर आपको मोबाइल नंबर और अपने ईमेल आईडी से आपको जो है पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो है इसको एक बार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप एक एक करके स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। ओटीआर जब कर लेंगे तो जो है 72 घंटे के बाद फिर आप ओटीआर नंबर लॉगिन करेंगे अपने पेज पर, साइट पर, और वहां पर जाकर के फिर आप फॉर्म अपना फिल करेंगे अप्लाई नाउ पर। मैंने आप बात समझ आ गई। चलिए, अब कुछ बेसिक चीजें हैं यहां पर जो आपको ध्यान देनी है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा फीस की बात करते हैं, तो फीस आपकी जो है, अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके इस चीज को मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए, यहां पे देखिए आप लोग थोड़ा सा इसको, ये देखिए अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की, तो परीक्षा शुल्क जो है जनरल कैटेगरी वालों का, वो जनरल कैटेगरी वालों का है, यहां पर देखिएगा, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और जो है ओबीसी, इनके लिए जो फीस है आपकी वह है कितनी है, 125 रुपए है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए अगर जो एससी एसटी के कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, हमारे भाई बहन, उनके लिए जो फीस है वो है 65 रुपए, ठीक है। दिव्यांग जन के लिए है 25 रुपए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी है,
65 रुपए है। तो ये फीस स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा, यहां से जो है आपका शुल्क कटेगा। ये भी बात आपके लिए क्या थी, महत्वपूर्ण थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा रिक्तियों की संख्या, पद कितने हैं, ये आपको ध्यान देना है। पदों की अगर हम बात करते हैं तो इस बार एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार आपके सामने दो पद आए हुए हैं खासकर अलग से। आप अगर नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा पीएससी परीक्षा 2025, जिसमें क्या लिखा हुआ है, तथा सहायक वन संरक्षक तथा एसीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं, तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ सेवा परीक्षा। यानी कि इस बार एसीएफ की जो वैकेंसी होती है वो भी आई हुई है, और विगत 2 साल से शायद नहीं आ रही थी, तो इस बार एसीएफ के 10 पद आए हुए हैं। ये जो आप पीसेस का यहां पर देख रहे होंगे टोटल, जिसमें कई सारे पद होते हैं, इसकी संख्या 200 है, और ये जो एसीएफ है इसमें से 10 पद इसके एसीएफ के हैं, तो 210 पद आपके टोटल हैं। और अभी आरएफओ का पद नहीं आया है, आरएफओ की जब जो है अध्याचन आएगा तो उसमें जोड़ दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पीसीएस जो अपर पीसीएस के जो पद होते हैं, जिसमें आपका एसडीएम, आपका डीवाईएसपी, बीएसए, ठीक है, डीपीआरओ, प्रवक्ता, ये जो अन्य वैकेंसियां होती हैं, उनके पदों की संख्या टोटल मिलाकर के 200 है, और बाकी एसीएफ की पद संख्या 10 है, तो 210 हो गए आपके। ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, एक बात यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण मैं कह दे रहा हूं कि ये जो आपका सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी जो परीक्षा आपका, इसका मेंस भाई साहब अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का यानी पीसीएस परीक्षा का और सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी, इन दोनों का प्री सेम होगा। प्री परीक्षा एक ही एग्जाम होगा जो अभी आप भरने वाले हैं फॉर्म, लेकिन इस एसीएफ का और क्षेत्रीय वन अधिकारी का जो मेंस होता है वो इससे अलग हो जाता है, यानी कि उसका सिलेबस मेंस का क्या है, अलग है। ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक है, चलिए पता चले कि आप इसमें कंफ्यूज रहे कुछ। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा 8604409201 पर, ये मेरा नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा तो। चलिए यहां पर देखिए, अब रिक्तियों की संख्या, जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्तमान में सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 है, तो रिक्तियों की संख्या लगभग 200 है, और सहायक वन संरक्षक पद के लिए 10 है, तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी पद का अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है, वही जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, ग्रेड पे की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लगभग सभी जो पद होते हैं 5400 के होते हैं, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये इसमें विवरण है पीसेस का, इतने पद भी पीसेस में होते हैं, इन पदों को सम्मिलित किया था। यहां पर सारे पद जो है यहां पर लिखे गए हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा दे रहा हूं, आप लोग जो है सारे पद एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से पद जो है इसमें शामिल होते हैं। ये सारे के सारे पद जो है आप यहां पर जो देख पा रहे हैं, ये सारे पद जो है इसमें शामिल होते हैं, जिसके अंतर्गत आपकी मनचाहा जो पोस्ट कौन सी है, ये देखिए डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है आपका, फिर खंड विकास अधिकारी हो गया, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी हो गया, सारी पंचायती राज डीपीआरओ की पोस्ट हो गई, सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, ये सारी पोस्टें जो है यहां पर दी गई हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक कंफ्यूजन आप लोग को और होता है, वो क्या होता है कि इसमें कुछ पद होते हैं जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वाले होते हैं, वो नोटिफिकेशन में दिए रहते हैं। अब अगर आपको जानकारी नहीं होती तो आप ये क्वेश्चन करते हो, सर हमारी क्वालिफिकेशन तो इस पद में है ही नहीं, सर हम फॉर्म कैसे फिल करें। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो खास पद होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पद होते हैं जिसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगता है, वही पद दरअसल आपको नोटिफिकेशन में दिखाई दिए जाते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन जिसके लिए सामान्य योग्यता वाले पद होते हैं वो आपको यहां पर नहीं दिए जाते हैं। यानी कि अगर आपने, क्योंकि इसकी जो योग्यता होती है पीसेस की, वो सामान्य स्नातक होती है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इस पीसेस की बात करता हूं योग्यता की, क्वालिफिकेशन की, तो सामान्य जो आपका क्या, सामान्य क्या, ग्रेजुएशन, सामान्य स्नातक अभ्यर्थी, ठीक है, स्नातक, ठीक है, स्नातक अभ्यर्थी, यानी कि चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, कोई भी आपने ग्रेजुएशन किया है, आप एलिजिबल हैं किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से। तो सामान्य जो पीसेस के पद होते हैं, डिप्टी एसपी, डीवाईएसपी, इनके लिए सामान्य क्वालिफिकेशन मांगता है और कुछ भी नहीं मांगता है। तो इन पदों के बारे में आपको यहां पर जानकारी नहीं दी गई होती है। कुछ पद ऐसे होते हैं जिसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगता है कि भैया हमको तो इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, और वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि भैया वो पद ही कुछ ऐसा होता है कि आपको उस पद पर आप तभी रह सकते हैं जब आपको उस पद से संबंधित विषय की जानकारी है आपको। ठीक है, बात समझ आ गई मेरी। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगता है, उसके डिटेल्स नोटिफिकेशन में अलग से दी गई होती है कि भैया ऐसा देखो ये वाले जो पद दिए गए हैं, ये पद की क्वालिफिकेशन अलग है, अगर आप इन पद की भी
योग्यता धारित करते हैं तो आप इन पद के लिए भी योग्य हैं, नहीं तो सामान्य स्नातक के जो भी पद हैं उसके लिए तो आप एलिजिबल ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा आपको, यानी कि आपको डरना नहीं है यार कि फॉर्म में तो खाली इतने ही पद दिए गए हैं, अब हम क्या करें जी, अब तो हमारे लिए पद ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहां पर देखिए, अब यहां पर कुछ पद यहां पर दिए गए हैं कि भैया आपके पास ये पद होने चाहिए। जैसे कि यहां पर दिया गया है, एक पद है आपके सामने, ठीक है, जिला प्रशासनिक अधिकारी का पद यहां पर दिया गया है। अब जिला प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए भारत में क्या लिखा हुआ है, भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि सरकार द्वारा उसके समकक्ष जो है मान्यता प्राप्त कोई उपाधि यानी कि पीजी मांगा। जिला प्रशासनिक अधिकारी एक पोस्ट जो है इस बार, इसके लिए भैया आपके पास जो है एमए होना चाहिए, स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब आप फॉर्म देख रहे हो, अब आप कह रहे हो सर मेरे पास तो सर एमए एमएससी है ही ना, मास्टर डिग्री मैंने कर ही नहीं रखी सर, मैं तो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है, ये पद अलग से हैं जिसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन मांगा है। बाकी जो पद होते हैं उसके लिए सामान्य योग्यता वाला यानी कि सामान्य स्नातक मांगता है, सामान्य ग्रेजुएशन मांगता है और कुछ नहीं मांगता। ठीक है, तो अगर इनमें से जो पद अलग अलग दिए गए हैं, अगर इनमें से भी अगर आप कोई पद अगर आप धारित करते होंगे तो उसके लिए आप दरअसल क्या करेंगे, आप इस फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए अलग अलग पदों के बारे में जानकारी यहां पर आपको दी गई है, आप देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि यह पद जो आपका दिया गया है इसके लिए क्या मांगा है, अलग से क्वालिफिकेशन मांगा है इसके लिए। ठीक है, जैसे यह पद है क्या, जिला प्रशासनिक अधिकारी, उसके लिए यह क्वालिफिकेशन मांगा है। तो अगर यह है आपके पास तो इसको टिक लगा दी। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो टिक लगाने के लिए आएगा कि ये पद हैं, इनमें से अगर आप किसी पद की योग्यता धारित करते हैं तो उस पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, ब्लैंक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है कोई भी किसी प्रकार का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अलग अलग पदों की योग्यता यहां पर दे रखी है और आपका जो ये एसीएफ है सहायक वन संरक्षक पद, इसका जो ग्रेड पे है 5400 का है और जो क्षेत्रीय वन अधिकारी जो है उसका भी ग्रेड पे आपका 4800 है। दोनों पोस्ट गजेटेड हैं और ग्रुप बी में आते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों पोस्टें अच्छी हैं। बाकी आपके सामने जो है एसडीएम की पोस्ट है, डीवाईएसपी की पोस्ट है, बीएससी की पोस्ट है, बाकी सारी पोस्टें बहुत सारी होती हैं, वो आप जानते होंगे। नायब तहसीलदार की पोस्ट भी इसमें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये सारे पद जो यहां पर दिए गए हैं, इन सभी पदों की अलग अलग योग्यता मांगा हुआ है। देखिए जितने पद हैं इसके लिए आपको अलग पद मांगा है, ध्यान रखिएगा। और एक पद इसमें और है जिसके लिए केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्हता पद, यानी कि एक ऐसा पद है जिसमें इंटरव्यू आपका नहीं होगा। यह पद क्या है, इस पद का नाम है भैया आपका सहायक जो प्राविधिक जो है, क्या नाम है इसका नाम है प्राविधिक सहायक रसायन। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, मतलब इसका जो ये जो पद है इसमें केवल रिटन होगा, आपका इंटरव्यू नहीं होगा। और इसमें क्या मांगा है, इसमें मांगा है आपसे कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों सहित रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर यानी कि एमएससी इन केमिस्ट्री मांगा है आपसे। ठीक है, और जो है और कुछ नहीं मांगा। तो अगर आपने एमएससी की होगी केमिस्ट्री से तो आप इस पद के लिए आहर हैं और इस पद में जो है केवल रिटर्न होगा, आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है, नॉन इंटरव्यू वाली पोस्टें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसके अलावा कुछ पद ऐसे होते हैं जिसके लिए आपकी जो हाइट होती है वो भी मांगते हैं, जैसे डिप्टी एसपी हो गया, ठीक है, डीवाईएसपी इसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा जो है कुछ और पद होते हैं जिसके लिए जो है जिला कमांडेंट होमगार्ड की एक वैकेंसी होती है, उसके लिए भी आपसे कुछ क्वालिफिकेशन मांगता है। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा शो करके यहां पर दिखा दे रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे पद होते हैं। जैसे खासकर आपका ये देखिए पुलिस उपाधीक्षक का जो पद है, इसके लिए आप किससे क्या मांगता है, इसके लिए आपसे जो है हाइट और चेस्ट वगैरह आपसे मांगता है, केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा क्या है 165 सेंटीमीटर की भैया आपसे जो है क्या मांगता है, ये आपसे हाइट मांगता है, बिना फुलाए सीना 84, ठीक है, सेंटीमीटर में, और फुलाने पर 89। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपसे स्पेशल जो है चीजें मांगता है पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए। अगर आप जिला कमांडेंट होमगार्ड पद के लिए अगर आप जो है फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप योग्यता रखते हैं तो उसके लिए भी आपके सामने हाइट और सीना यहां पर दिया है। महिलाओं के लिए भी यहां पर सारी चीजें दे रखी हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिसके लिए हाइट और चेस्ट आपसे मांगता है कि भैया इतना होना चाहिए। तो ये बात भी आपको क्या करनी है, विशेष तौर पर ध्यान देनी है, इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है कोई भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये जो पद यहां पर दिए गए हैं सारे, इनमें से अगर कोई भी
पद की योग्यता अगर आप रखते होंगे तो टिक लगा दीजिएगा फॉर्म में अपने, ठीक है। नहीं, अगर इसमें से कोई पद अगर आप धारित नहीं करते हैं तो आपको टेंशन नहीं कर लेना है। आप सामान्य योग्यता जो भी पद होंगे उनमें आप जो है आप रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये अब देखिए सारे जो भी जिनके लिए शारीरिक मापदंड चाहिए होता है उनके लिए अलग अलग यहां पर सबको दे रखा है। जैसे कि आपका निरीक्षक के लिए हो गया, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए हो गया, ठीक है, ये सब दे रखा है। और यहां पर एक चीज और देखिएगा, जो आपका सहायक वन संरक्षक है पद है ना, एसीएफ के लिए यहां पर देखिए क्वालिफिकेशन क्या है। एसीएफ के लिए आपका जो क्या कहते हैं ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, एसीएफ के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है लंबाई कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर। सीना का घेराव पूर्ण फुलाने के पश्चात 84 सेंटीमीटर पुरुष का और महिलाओं का 79 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी विस्तार यहां पर दे रखा है, सारी चीजें आप लोग यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं, गोरखा, नेपाली, आसामी, मेघाली जनजाति हैं, ये सब हैं, तो उसके लिए यहां पर पुरुष के लिए 152 और महिला के लिए 140 सेंटीमीटर की डिमांड आपसे करता है। और इसी में जो क्षेत्रीय वन अधिकारी पद है उसके लिए ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और 84 जो है आपका क्या कहते हैं सीने का घेराव होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी इसमें 150 और 79 सेंटीमीटर है। तो ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। और यहां पर कुछ और भी चाहिए होता है, पुरुष अभ्यर्थियों से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर की और महिला अभ्यर्थियों से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण में भी आवश्यक है। यानी कि अगर आप एसीएफ का फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटे में। यह भी आपको ध्यान देना है भैया, फिजिकल इसमें मांगेगा, क्योंकि एसीएफ आप जानते हो कि फॉरेस्ट की जॉब होती है, आप उसमें एलिजिबल हैं अगर आप ये सब योग्यता रखते हैं तो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा हम लोग आयु की बात कर लेते हैं, एज की बात कर लेते हैं। एज हालांकि हमने आपको बता दिया न्यूनतम 21 साल, अधिकतम 40 साल। बाकी अगर आप रिजर्वेशन रखते होंगे या राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे तो आपको न्यूनतम जो आपकी एज लिमिट होती है वो आपकी थोड़ा जो है जो अधिकतम एज लिमिट होती है उसमें छूट मिल जाती है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए आप लोग यहां पर दे रखा है कि आयु सीमा, ये देखिए अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए। अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी कि 1 जुलाई, क्या 1 जुलाई, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2025 को आप वो भैया 21 साल के हो जाने चाहिए, 21 साल पूरे होने चाहिए। ध्यान देना दीजिएगा, क्या लिखा है कि अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए। 21 वर्ष आप पूरे कर लें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उसमें रनिंग में नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व। अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले का है, ठीक, क्या लिखा है दोबारा फिर से पढ़िए कि उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। और 1 जुलाई 2000 और 1 जुलाई, अच्छा यहां पर 2 जुलाई था ना, 1 मिनट, हां, और 1 जुलाई 2004 के बाद 1 जुलाई 2004। ये देखो, अब ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर क्या करना है, ध्यान देना है। देखो, आपका जन्म 2 जुलाई 1985 के पहले का ना हो, ठीक, एक। दूसरा, आप जो है आपका जन्म 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 जुलाई 2004 को पैदा हुए हैं तो भी आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक, बात समझ आ गई। यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 1985 के पहले का ना हो, इसके पहले का ना हो, और 1 जुलाई 2004 के बाद का ना हो, यह बात आप ध्यान रखिएगा। और 1 जुलाई 2025 को आप जो है 21 साल के होने चाहिए। ये 3 डेट आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, इन पर आप ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा आपको, ठीक है, यही बात यहां पर लिखी गई है, ठीक है भैया। और बाकी दिव्यांगजन जो भी होंगे उनके लिए आयु सीमा 55 वर्ष है, यानी कि दिव्यांगजन अगर हैं तो 55 साल है उनके लिए, 10 साल का मतलब जो है 15 साल का उनको छूट है, और ये सब लिखा हुआ है। अधिकतम आयु सीमा में छूट भी लिखा गया है कि भैया उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित जाति हैं, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति हैं, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, ठीक। एक बात,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष तक की छूट है। खासकर जो आपके यूपी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए 45 साल हो जाएगी अगर वो जो है एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, तो ये सब बातें आपको यहां पर ध्यान देनी है। और उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो है 3 वर्ष की छूट जो है आपको अनुमन्य होगी। तो ये बातें भी आपको यहां पर ध्यान देनी, क्योंकि कई बार एज लिमिट वाला मामला आपके सामने जो है फंस जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। ये सारी बातें आपकी हो गई। बाकी एग्जाम कैसे होता है आप जानते होंगे कि भैया, अच्छा इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे ना, सारे आपकी फोटो, आपका साइन वगैरह, ये सब कुछ आप लोग बहुत ओटीआर करते समय बहुत अच्छे से फिल करिएगा। हिंदी इंग्लिश जो भी मांगा होगा आपसे साइन वाइन, वो आपको बहुत अच्छे से करनी है, कहीं कोई दिक्कत आपको ना होने पाए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको फॉर्म फिल करने के पश्चात कोई भी हॉट कॉपी आपको नहीं भेजनी होती है, ये मेंस में भेजनी होती है, प्री में नहीं भेजना होता। प्री में आपको फॉर्म फिल कर देना होता है, फिर सबमिट कर देनी होती है, डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना होता है, बस इतना करना होता है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 3 स्टेप का फॉर्म है, तीनों स्टेप आप लोग अच्छे से फिल करिएगा। ठीक है, बाकी यहां पर सब कुछ दे रखा है कि आपके अंक पत्र वगैरह जो भी आपके डिटेलिंग है, ये सब आप अच्छी तरीके से यहां पर पढ़ लीजिएगा, कोई भी, ताकि आप त्रुटि यहां पर ना कर पाए। ठीक है, और आपके पास फोटो वोटो जो भी होनी चाहिए, सब कुछ आपके पास अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, आप लोग पढ़िएगा। अब हम लोग बात अगर करते हैं थोड़ा सा कि अब फॉर्म हम लोग कैसे फिल करेंगे, छोटी सी जानकारी थी वो आपको मैंने बता दी है। अब आप लोग सीधे सरकारी रिजल्ट पर जाइएगा या सीधे वेबसाइट पर जाइएगा, तो आपके सामने सबसे पहला पेज कुछ ऐसा खुलेगा। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, तब जब आप upsc.nic.in डालेंगे तो ये पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आएगा। यहां पर आप देखेंगे तो आपके सामने लिख के आएगा गेट ओटीआर। देखो यहां पर क्या आएगा, आपके सामने आएगा गेट ओटीआर। तो या तो आप गेट ओटीआर नंबर पर क्लिक करिएगा या अप्लाई यहां पर क्लिक करिएगा, जो भी आप करिएगा। ठीक है, उस पर आप जो है, या फिर ये नोटिफिकेशन ये देखा रखा है, नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट, यहां पर भी आप क्लिक करिएगा तो आगे आप बढ़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप माना कि गेट ओटीआर नंबर आपको चाहिए, भैया कैसे करें, तो गेट ओटीआर नंबर पे आप जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने एक टैब खुल के आएगा कुछ इस प्रकार से। ये देखिए यहां पर इस प्रकार से। अब यहां पर देखिए 2 चीज आपको यहां पर दिखाई देगी। एक दिखाई देगा आपके सामने ये वाला, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ इस प्रकार से पेज आपके सामने खुल के आएगा, ये वाला देखो, ये वाला। ठीक है, अब अगर आप जो है, आपको क्या काम करना है, अगर आपको रजिस्टर करना है, ओटीआर नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आप यहां पर रजिस्टर नाउ पे क्या करिएगा, क्लिक करिएगा, और यहां पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने जो है, क्लिक करने के बाद क्या होगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहां पर जो है आप लॉगिन करिएगा अपने ईमेल, आपको जो है अपना ईमेल से, और अपना जो है आप अपने फोन नंबर से इस पर जो है डालिएगा, आप वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन होगा, फिर मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल। इसके बाद आगे बढ़िएगा, ओटीआर की सारी डिटेलिंग आपके सामने आ जाएगी, आप लोग ओटीआर फिल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। ओके, अब बाय द वे आपके पास ओटीआर नंबर है, बाय द वे, ठीक है, तो ऑलरेडी है ओटीआर अगर है तो यहां पर लॉगिन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करिएगा, आपके सामने जो है पेज खुल के आ जाएगा लॉगिन वाला, और वहां पे आप क्लिक करिएगा तो आगे बढ़ जाइएगा, कोई दिक्कत आपको वहां पर नहीं होने वाली है। ठीक है, अब बाय द वे आपको ये देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बाय द वे आपके पास ये है लॉगिन, मतलब आपके पास ओटीआर है, तो ओटीआर अगर आपके पास है तो यहां पे क्लिक करिएगा, ऑलरेडी है ओटीआर, यहां पे क्लिक करिएगा तो ये आपके सामने कुछ पेज ऐसा खुल जाएगा कि अब यहां पर आप जो है लॉगिन कर लीजिएगा। चाहे तो आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिएगा, चाहे ईमेल आईडी से नंबर कीजिएगा, और चाहे जिससे आप करिएगा। तो आप एक बार यहां पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो भी होगा डालिएगा, गेट ओटीपी करिएगा, आगे वेरिफिकेशन को कैप्चा डालिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। जैसे ही आप डालेंगे आपका फॉर्म जो है सारा का सारा खुल जाएगा, आप आगे बढ़ जाइएगा, आप फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें फॉरगेट पासवर्ड का भी देखो ऑप्शन आएगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं अपना तो फॉरगेट पासवर्ड का आएगा ऑप्शन। कई सारी चीजें यहां पर आएंगी, आप सब कुछ जान जाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इंस्टाग्राम फेसबुक दुनिया भर की चीजें आप चलाते होंगे, ऐसा ही अभी है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, आराम से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपको माना कि फॉर्म फिल करना है भैया, तो अब क्या काम करना पड़ेगा, सीधे आप जो है ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जहां पर आपके सामने लिख के आएगा क्या, अप्लाई का ऑप्शन आएगा। देखिए कुछ ऐसा खुल के आएगा, अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये नोटिफिकेशन रहेगा, यहां पर यूजर इंस्ट्रक्शन रहेगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट भी यहीं से आपको मिल जाएगा, जो नोटिफिकेशन है, और यहां पर आएगा अप्लाई नाउ। यहीं पर अप्लाई नाउ पर आप जैसे क्लिक करिएगा, जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करिएगा, आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा, कुछ इस प्रकार से। कैसा? ये वाला पेज, ठीक है, जहां पर आपके सामने क्या लिखा रहेगा, जहां पर आपके सामने लिखा रहेगा, ये देखो विज्ञापन की तिथि वगैरह लिखा रहेगा, अपर एज लिमिट, नंबर ऑफ पोस्ट, ये सारी जो है इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिखी रहेगी। आप लोग यहां पर क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, चेक क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, और यहां पर दिखा रहेगा ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर। ये जो ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर लिखा रहेगा, यहां पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक टैब खुल के आ जाएगा। किस प्रकार का? कुछ इस प्रकार का। यहां पर ये देखिए, आपके सामने ये आ जाएगा, पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, पीसीएस आरएफओ का नाम लिख के आएगा और ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर सर्वर। इस पे क्लिक करिएगा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या पेज खुल के आएगा? जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस। अब इसमें क्या करना है भाई साहब, देखो ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा इसको। इसमें अगर हैव यू कंप्लीटेड ओटीआर रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास अगर ओटीआर नंबर होगा तो यस पे क्लिक करिएगा, गो पे जाइएगा, आपके सामने आ जाएगा ओटीआर नंबर फिल करने का ऑप्शन कि भाई ओटीआर नंबर फिल कर दो। अगर आपके सामने नहीं होगा ओटीआर तो नो पे क्लिक करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, तो फिर आपको सीधे जो है वहीं पर भेज देगा वेबसाइट आपको, जहां पर आपको ओटीआर नंबर करना होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अगर आपके पास ओटीआर नंबर है, ठीक है, तो यस पे अगर आप क्लिक करेंगे, बाय द वे यस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए, जैसे कहेंगे भैया हमारे पास है ओटीआर नंबर, तो ओटीआर नंबर है तो आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा, इंटर योर ओटीआर नंबर डालिएगा, प्रोसीड कर दीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड पे करेंगे, आपके सामने क्या हो जाएगा, पेज खुल के आ जाएगा इस प्रकार से, और आप यहां पर सीधे लॉगिन करिएगा और आप जो है आगे बढ़ जाइएगा। कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होने वाली है, समस्या नहीं। अगर आपके पास नहीं है ओटीआर, बाय द वे, ठीक है, अगर बाय द वे ओटीआर नहीं है तो नो पे क्लिक करिएगा। जब आप नो पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तब फिर जो है आपके सामने जो है लॉगिन करने के लिए आएगा कि भैया अब आप ओटीआर नंबर फिल करिए, और मतलब ओटीआर करिए, फिर आगे फॉर्म फिल करिए। तो आप यहां पर जब नो पे करेंगे तो आपको ओटीआर नंबर पे आपको सीधे भेज देगा साइट पर, वहां पे जाइएगा और अपना जो है ये वेरीफाई करिएगा मेल वगैरह और आगे बढ़ जाइएगा। बस इतनी सी बात आपको करनी है, ज्यादा यहां पर लोड लेने की आपको आवश्यकता क्या है, नहीं है, ठीक है। छोटा सा फॉर्म है, और मैं फिर से कह रहा हूं कि कोई दिक्कत अगर होगी आपको तो आप लोग जो है फॉर्म फिल करिएगा। बाकी मुझे लगता है कुछ चीजें जो हैं वो आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आप एसीएफ में अगर आप योग्यता धारित करते होंगे, 163 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट होगी तो आप वहां पर फिल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बताया कि जब आप पीसीएस का एग्जाम देंगे तो पीसीएस आपका एग्जाम होता है, देखो पीसीएस और एसीएफ जो दो फॉर्म जो आए हुए हैं, एसीएफ और आरएफओ इसको बोलते हैं, एसीएफ एंड आरएफओ, ठीक है, आरएफओ, अरे भाई साहब आरएफओ, क्या हो रहा है भाई, अरे ठीक है। पीसीएस के लिए सामान्य जो है स्नातक मांगता है आपसे, ठीक है, सामान्य योग्यता, ठीक है, सामान्य योग्यता में सामान्य स्नातक यानी कि जनरल ग्रेजुएशन जो भी आप होंगे, ठीक है। आरएफओ के लिए आपसे हाइट मांगेगा, और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन जो होती है इसके लिए अलग मांगता है, कुछ जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, कुछ पद और होते हैं, है ना, वो मांगता है आपसे, ध्यान रखिएगा। तो एसीएफ की क्वालिफिकेशन भी एक बार नोटिफिकेशन में आप लोग चेक कर लीजिएगा, और तब आप लोग फॉर्म फिल करिएगा। इसका जो मेंस होगा वो अलग हो जाता है, इसका मेंस अलग होता है। इसके मेंस में 6 पेपर जीएस के और हिंदी और निबंध होता है। एसीएफ के मेंस में आप जाएंगे तो वहां पर 2 पेपर जीएस का और एक ऑप्शनल आपको देखने को मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। आई थिंक कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, अब शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं यहां पर एक नंबर मैं अपना शो कर दे रहा हूं, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, 860, ठीक है, 4444092201, ठीक है, 860, ठीक है, 44, ये 444 ध्यान दीजिएगा, 44, अरे भाई साहब इसको मैं सही से लिख दे रहा हूं ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्या लिख दिया सर ने, नहीं, 86044092201, ठीक है। इस पे आप लोग क्या करिएगा, इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, 86044092201, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोई समस्या आपको होती है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, इसके लिए हम लोगों ने पीसीएस का एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है, 12,500 प्लस
प्रश्न जो है आपको कराए जाएंगे पीसीएस के लिए, आप वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर आप नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी जो लॉन्च किए हैं। अगर आपको लगता है कि पीसीएस की तैयारी करनी है, फॉर्म फिल करना है आपको, तो हम लोग फाउंडेशन कोर्स भी चला रहे हैं, जहां पर प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सारी तैयारी आपको कराई जाएगी। पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको, लेक्चर्स आपके सारे के सारे, ठीक है, प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज। फाउंडेशन कोर्स में बहुत कुछ रहेगा और उतना रहेगा कि आपको किसी भी बाहरी स्रोत पर, बाहरी किताब को पढ़ने की आवश्यकता आपको ना रहे। तो वो भी प्रोग्राम चल रहा है। तो 3 प्रोग्राम हमारे यहां पर चल रहे हैं पीसीएस के। आप लोग अगर को ज्वाइन करना होगा तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक हमारे सामने जो प्रोग्राम चल रहा है और डिकोड पर, ठीक है, वो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। यहां पर जो है सारे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, प्री का पीआई क्विज, मेंस का पीआई क्विज, प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली क्विज, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा पीसीएस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी हमारे यहां चल रहा है। आप चाहें तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम से भी जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और पीसीएस का मॉक टेस्ट भी चल रहा है, पीसीएस का टेस्ट सीरीज भी चल रही है। आप चाहें तो इससे भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें 12,500 प्लस प्रश्न जो है आपको दिए जाएंगे। इन तीनों प्रोग्राम पर अभी ऑफर भी चल रहा है। इसकी जो फीस हमारी है वो 1500 है, लेकिन अभी ऑफर में है तो 1000 में मिल रही है आपको टेस्ट सीरीज। इस पर भी अभी ऑफर, ये भी 2000 में था और इस पर भी ऑफर में है, तो इस पर इसकी फीस 1500 हो रही है और इसकी फीस भी ऑफर में है। इसका भी आप जो है लुत्फ उठा सकते हैं, यानी कि आप लोग ऑफर को अभी ग्रैब कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है। बाकी आरओ एआरओ के तो बैचेज ऑलरेडी चल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो नंबर हमने आपको बताया अभी, उस नंबर पर आप डायरेक्टली जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, और कोई भी कोर्स की जानकारी या डिकोड एग्जाम के जो नंबर अलग से दिए गए हैं आप उन पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, टेंशन मत लीजिएगा, लोड मत लीजिएगा। ठीक है, और भरोसा रखिएगा, आपका एग्जाम पीसीएस का जरूर निकलेगा। शर्त इतनी सी है कि उसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, तब चीजें आपके सामने समझ में आएंगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग कल एक नई वीडियो के साथ। और बाकी पदों, कौन कौन से पद हैं, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन अलग अलग से मांगता है, उस पर हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे। आप लोग उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, वो वीडियो कल तक आपके सामने संभवतः आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें सारे पोस्ट के बारे में डिटेल्स आपको रहेगी और थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को भी उसमें डिस्कस कर लेंगे हल्का सा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलेंगे हम लोग अगले दिन, तब तक आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो देखना मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।